चलिए हम लोग आज आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का सीबीटी वन में 57 शिफ्टों में इकोनॉमी के जो पीवाईक्यू थे उसके 187 क्वेश्चन को करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कैसा कैसा आया। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार ने भारत पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड बीएल को बाल्को के 51% शेयर के विनिवेश के स्टरलाइट इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड को, जो अब वेदांता लिमिटेड को कर दिया है? तो 2001 में। भारत में माल ढुलाई के लिए हवाई परिवहन कम लोकप्रिय क्यों है? क्योंकि इसके परिचालन के लिए न्यूनतम अवसंरचना की आवश्यकता होती है। भारत में बिजली अवसंरचना बढ़ाने और डैश के लिए 458 गीगावाट की अनुमति मांग को पूरा करने के लिए 9.15 लाख करोड़ 109.50 बिलियन के एक व्यापक योजना की अनावृत किया गया है। तो 2032 तक में। निम्नलिखित में से किस मौसम या ऋतु के दौरान कृषि के प्राकृतिक आपदाओं को सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, पीड़कों और बीमारियों के कारण होने वाली फसल हानि से बचने के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरू किया गया है? तो रबी के लिए 1999 से 2000 तक का। निम्नलिखित में से किस बजट सत्र के मिशन अंत्योदय को अपनाया गया, जिसका उद्देश्य संसाधनों के इष्टतम उपयोग और प्रबंधन के अभिसरण और जवाबदेही फ्रेमवर्क लाना है? तो केंद्रीय बजट 17-18 में। राजस्व उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन एफआरबीएम अधिनियम के राजकोषीय घाटे सार्वजनिक ऋण की सीमा निर्धारित की है। 2008-9 के तक एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत राजकोषीय घाटा का लक्ष्य कितना था? तो जीडीपी का 3%। दालों पर विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम स्पेशल फूड ग्रेन प्रोडक्शन प्रोग्राम एसएफपीपी वर्ष डैश के दौरान क्रियान्वित किया गया था? तो 1988 से 79 तक में। सरकारी औद्योगिक गतिविधियों के अवीक्षण करने के लिए 8 कोर उद्योगों को ट्रैक करती है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी में प्रमुख उद्योगों का सनिष्ठर भार कितना है? तो 40%। नए मुफ्त व्यापार समझौता एफटीए के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश द्विपक्षीय व्यापार की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो 15% है। आइकिया, जिसे 2013 में 10 वर्षों के एलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ 10 स्टोर स्थापित करने के लिए 10,500 करोड़ के एफडीआई प्रस्ताव के लिए सरकार की मंजूरी मिली थी, जो एक स्वीडिश कंपनी है। आइका कहाँ की कंपनी है? तो एक स्वीडिश कंपनी है। भारत के केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ द्वारा की जाने वाली आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राष्ट्र औद्योगिक वर्गीकरण 1988 के तहत, 98 के तहत, 98 के तहत। औपनिवेशिक काल के दौरान विनिर्माण क्षेत्र का योगदान केवल 10% तक होता है। और औपनिवेशिक काल के दौरान विनिर्माण क्षेत्र का योगदान केवल 10% तक होता है। निम्नलिखित में से किसके क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने 2010 से 11 और 14-15 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए कुल 2.31 लाख करोड़ की आवश्यकता का प्राकलन किया है? तो वो है शिक्षा का अधिनियम के तहत, अधिकार अधिनियम के तहत। पहली राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 2000 में। पहली राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 2000 में। 1947 से 1991 तक की अवधि में दौरान किस क्षेत्र में धीमी वृद्धि देखी गई थी? तो कृषि क्षेत्र में। 47 से 91 तक के किस क्षेत्र में धीमी वृद्धि देखी गई है? तो कृषि क्षेत्र में बहुत धीमी वृद्धि था। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक एमपीआई में कौन सा संकेतक शामिल नहीं है? तो कौन कौन संकेतक शामिल है? विद्युत का पहुंच, स्कूली शिक्षा के वर्ष और पोषण। पर प्रति व्यक्ति मासिक आय नहीं है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक है। विद्युत की पहुंच है कि नहीं, स्कूली शिक्षा और पोषण है। भारत सरकार और रिजर्व बैंक के बीच मौद्रिक नीति की रूपरेखा समझौता एमपीएफए कब हस्ताक्षर किया गया था? तो 20 फरवरी 2015 को। भारत सरकार और रिजर्व बैंक के बीच मौद्रिक नीति की रूपरेखा के लिए हस्ताक्षर हुआ था 20 फरवरी 2015 को। 2014 में विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति क्या थी? तो 10वीं सबसे बड़ी थी। 2014 में क्या था? हम लोग 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे। विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख से अधिक के व्यवसाय सेवा क्षेत्र में 5 लाख से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी के लाभार्थियों की पात्रता मानदंड कितना है? तो कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण है। ऐसे आरसी देशों के मुफ्त व्यापार व्यवस्था दक्षिण एशियाई मुफ्त व्यापार क्षेत्र ऐसे एफटीए किस वर्ष लागू हुआ था? तो 2006 में। मौद्रिक नीति एमपीसी की स्थापना मौद्रिक स्फीति लक्ष्यीकरण को औपचारिक रूप बनाने के लिए भारत में के एमपीसी में कितने सदस्य होते हैं? तो 6 सदस्य होते हैं।
निम्नलिखित में से किस वर्ष मौद्रिक नीति ढांचे को लचीले मुद्रास्फीति निर्धारण की ओर बढ़ाया गया और नीति दर निर्धारित करने के लिए 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति एमपीसी का गठन किया गया था 2016 में। तेंदुलकर समिति ने निर्धनता मापने के लिए भारत की कार्यप्रणाली को संशोधित किया। तेंदुलकर समिति के अनुसार निर्धनता मापने के लिए मानदंड किस पर विचार किया जाता है? तो उपभोग व्यय पर। तेंदुलकर समिति के निर्धनता कैसे मापते थे? उपभोग व्यय पर। कृषि मंत्रालय के 1950 से 51 और 2014 से 15 के आंकड़ों के अनुसार भारत में भूमि उपयोग श्रेणी में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई थी उस्तर और बंजर भूमि में। औपनिवेशिक काल के दौरान सेवा क्षेत्र का हिस्सा केवल कितना था? तो औपनिवेशिक काल के समय कितना था? तो 15 से 20% ही औपनिवेशिक काल के समय सेवा क्षेत्र का हिस्सा था, 15 से 20%। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई, जिसका उद्देश्य सहायता प्राप्त गरीब परिवारों स्वरोजगारियों को बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी के मिश्रण के माध्यम से स्वसहायता समूह एसएचजी को गठित करके गरीबी रेखा के ऊपर लाना था? तो 1999 में। बाद में पंचवर्षीय योजनाओं को रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित किया गया। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP की शुरुआत की गई थी? तो छठी योजना में। कब? छठी योजना में। औद्योगिक शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का प्रकलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो औपनिवेशिक सरकार ने भारत के राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय प्रकलन करने के कभी कोई वास्तविक प्रयास ही नहीं किया था, क्योंकि वो औपनिवेशिक सरकार थी, तो काहे करेगा। किस संगठन ने भारत के विकास में उनकी भूमिका पर बल देने के लिए मध्यम उद्योगों की नीति की रूपरेखा तैयार करने से शीर्षक रणनीति रिपोर्ट जारी किया था? तो नीति आयोग ने। बेरोजगारी और कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने में अर्थव्यवस्था की अक्षमता को दर्शाती है। भारत में कौन सा संगठन आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS कौन है? तो NSO है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत सरकार का बेहतर वित्त पोषण पहुंचने के लिए अवसंरचना के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो माल भंडारण के लिए। टैरिफ सुधार, टैरिफ रिफॉर्म व्यापार के उदारीकरण के लिए केंद्र थे। 1991 के बाद आयात टैरिफ क्या सुधार हुआ है? तो यह धीरे धीरे कम होता गया है। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीबी युवाओं को कौशल प्रदान करना और उन्हें नियमित मासिक मजदूरी या न्यूनतम मजदूरी से अधिक वाले जॉब प्रदान करना है? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत। उदारीकरण के बाद भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो सस्ते आयात में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, सस्ते आयात से बढ़ती प्रतिस्पर्धा। 1991 के आर्थिक सुधारों के हिस्से के रूप में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख राजकोषीय सुधार का शुरू हुआ था? तो संशोधित मूल्य वर्धित कर की शुरुआत के साथ। किस नीतिगत पहल का उद्देश्य सभी प्राथमिक कृषि ऋण समिति PACS को डिजिटल बनाना है? तो तुम्हारा PACS डिजिटलीकरण परियोजना के तहत। वैश्वीकरण के कारण प्रौद्योगिकी सीमा प्रहार बढ़ा है। वैश्वीकरण के अंतर्गत कौन सी नीति प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को प्रोत्साहित करता है? तो FDI के स्वचालित रूट के माध्यम से। ग्रामीण शिक्षा पे न्यूनतम अवसंरचना पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव क्या है? तो विद्यार्थियों को अधिक अनुपस्थिति। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक कई अभावों पर विचार करके आय से परे गरीबी को मापता है। तो और निम्नलिखित में से कौन सा आयाम राष्ट्र के बहुआयामी गरीबी सूचकांक में शामिल नहीं है? तो कौन कौन शामिल है? शिक्षा है, जीवन स्तर और स्वास्थ्य है। रोजगार गरीबी का कोई मापन नहीं है, पर शिक्षा, जीवन स्तर और स्वास्थ्य है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक मानव विकास सूचकांक HDI की गणना के प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है? तो कौन कौन है? स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय और जन्म पर जीवन प्रतिष्ठा। पर शिशु मृत्यु दर मानव विकास सूचकांक का प्रत्यक्ष गणना में नहीं शामिल है। बाकी स्कूली शिक्षा में कितना साल जिए, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कितना है और जीवन प्रतिष्ठा कितना, ये सब HDI की गणना का प्रत्यक्ष रूप से है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना डैश के अंतर्गत की एक उप योजना है। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्राम आजीविका मिशन के तहत। किस निजी बैंक ने स्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI के सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने वाला भारत का पहला वित्तीय संस्था के रूप में उल्लेखित हुआ है? तो वो है HDFC लिमिटेड। निजी बैंक के स्थापित करने के लिए वित्त बैंक विजया बैंक ने सैद्धांतिक अनुमोदित करने के लिए भारत का पहला वित्तीय संस्था कौन सी बनी है? तो HDFC लिमिटेड। विदेशी मुद्रा संकट ने भारत के बाह्य सहायता लेने के लिए मजबूर किया। 1991 के संकट के दौरान किस संस्था ने भारत में ऋण प्रदान किया है? तो वो है IMF ने।
प्रत्यक्ष कर सुधार भारत के राजकोषीय समेकन रणनीति का हिस्सा रहा है। उदारीकरण के बाद भारत में प्रत्यक्ष करों के सरलीकरण के अनुशंसा निम्नलिखित में से किस समिति ने की थी? तो केलकर समिति ने किया था। किसने किया था? केलकर समिति ने किया था। भारत में ग्रामीण संकट रूरल डेस्टिनेशन को न्यूनतम योगदान के निम्नलिखित प्रकार के कारक दिया जाता है? तो उच्च ग्रामीण साक्षरता स्तर को। 8वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार सृजन के लिए किन क्षेत्रों पर बल दिया गया था? तो मत्स्य पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी और ग्रामीण उद्योग को। बिजली वितरण की कंपनियों के संदर्भ में उदय का पूर्ण रूप क्या है? तो उज्ज्वला डिस्कॉम एसोसिएशन योजना, उज्ज्वला डिस्कॉम एसोसिएशन योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को स्वयं सहायता समूह SHG का गठित करना है। सकल नामांकन अनुपात GER कभी कभी 100% से अधिक क्यों हो जाता है? क्योंकि अत्यधिक आयु वर्ग के बाहर के शिक्षार्थियों को नामांकन के कारण। आधिकारिक संरचना को सार्वभौमिक अंतर्व्यवस्था यूनिवर्सल इंटरमीडिएट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका उपयोग लगभग सभी वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं में किया जाता है। लैंगिक असमानताओं ने मानव विकास परिणामों के रूप में प्रभावित करती है। लैंगिक असमानता सूचकांक में किस प्रकार का संकेतक नहीं है? तो कौन कौन है? मातृत्व मृत्यु दर है, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है और श्रम शक्ति भागीदारिता है। भारत सरकार की विनिवेश नीति के अंतर्गत 2000 के दशक में किस प्रमुख भारतीय कंपनी का निजीकरण किया गया था? तो मारुति उद्योग लिमिटेड का। सार्वजनिक क्षेत्र को महत्व देने के लिए औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष लाया गया था? तो 1956 में लाया गया था औद्योगिक नीति सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व देने के लिए 1956 में। उपनिवेशी नीतियों ने भारत के व्यापारिक ढांचे में काफी हद तक बदल दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वतंत्रता के समय भारत के विदेशी व्यापार पैटर्न में सबसे वर्णन करता है? तो कच्चे माल का निर्यात और निर्मित वस्तुओं का आयात। सुधार के बाद के युग में राजकोषीय दूरदर्शिता माइक्रो इकोनॉमी की स्थिरता के लिए केंद्र बनाया गया। भारत में राजकोषीय अनुशासन को संस्थागत बनाने के लिए 2003 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम लागू किया गया था? तो राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम। मानव विकास सूचकांक जन केंद्रित विकास पर बल देता है। अमर्त्य सेन के साथ मिलकर HDI बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो महबूब उल हक को। 1991 के बाद भारत में औद्योगिक क्षेत्र की संरचनात्मक सुधारों को प्रभावित करने के लिए किस संस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो IMF और वर्ल्ड बैंक ने। LPG सुधारों को प्राथमिक लक्ष्य समष्टि अर्थव्यवस्था स्थिरीकरण है। 1991 के सुधारों के बाद किस संकेतक का उल्लेखनीय सुधार हुआ है? तो विदेशी मुद्रा भंडार का। 1991 के सुधारों के बाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत का सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण वृद्धि का महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो वह है सेवा क्षेत्र में। भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस प्रमुख आलोचना थी? हरित क्रांति का प्रमुख आलोचना क्या था? तो इसमें क्षेत्रीय और फसल असंतुलन उत्पन्न होता है। इससे क्षेत्रीय और फसल का असंतुलन उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में हरित क्रांति की विशेषता नहीं है? तो कौन कौन विशेषता है? तो कृषि भूमि का विस्तार, इसमें हरित क्रांति की विशेषता नहीं है। बाकी उच्च उपज की देने वाले किस्मों के बीच कृषि का मानकीकरण और उर्वरकों की सिंचाई को बढ़ता उपयोग। 1991 से 2020 के बीच भारत में निर्यात आयात प्रवृत्ति डैश दर्शाती है? तो निर्यात की तुलना में आयात में वृद्धि और व्यापार घाटे में वृद्धि। क्या निर्यात की तुलना में आयात में वृद्धि हुआ और व्यापार घाटे में वृद्धि हुआ 1991 से 2000 के बीच में। भारत के आर्थिक सुधारों के वैश्वीकरण के घटक के रूप में कौन सा सही नहीं है? तो कौन कौन सही है? तो भारत में आयात को उदारीकरण बनाना, ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना, यह भी है वैश्वीकरण में, और विदेशी प्राधिकरणों की सुविधा देना जैसे, पर स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देना ये वैश्वीकरण का घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1947 से 1991 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका का वर्णन करता है? तो मुख्य और भारी उद्योगों का प्रमुख होने 47 से 91, सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाह खेती की विशिष्ट विशेषता थी? परिवार के उपभोग के लिए खेती, परिवार के उपभोग के लिए खेती। भारत ने डैश के नवीनीकरण ऊर्जा अवसंरचना क्षेत्र में $360 बिलियन से अधिक का निवेश करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2030 तक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतर पीढ़ीगत समानता का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो भावी पीढ़ियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों का उचित उपयोग। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना द्वारा भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा।
लाइसेंस राज्य का शाब्दिक भारतीय राजस्व किस क्षेत्र से संबंधित था? तो उद्योग से संबंधित था लाइसेंसिंग राज्य का मतलब। अब संरचना के में आर्थिक समृद्धि का पहिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह माल और सेवाओं डिलीवरी और पहुंच को सक्षम बनाता है। निर्यातमुखी औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र एसईजेड को स्थापित किया गया। एसईजेड कार्य करने वाली फर्मों को दिया जाने वाला प्राथमिक प्रोत्साहन क्या है? तो कर अवकाश और अवसंरचना का सपोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी के तहत एक प्रमुख विशेषता का सटीक वर्णन करता है? सरकार और निजी संस्थाएं उत्तरदायित्व और जोखिमों को कुशलतापूर्वक साझा करती हैं। वैश्वीकरण में भारत उपभोक्ता विकल्प को प्रभावित किया। कौन सी प्रवृत्ति भारतीय उपभोक्ता के वैश्वीकरण के प्रभाव को दर्शाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों के व्यापक उपलब्धता। 1991 के सुधारों के अंतर्गत निजीकरण का मुख्य रूप से डैश शामिल है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के सरकारी शेयर में बेचना। निम्नलिखित में से कौन 1991 के बाद के भारत के वैश्वीकरण का उदाहरण है? तो अमेजॉन और एप्पल जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश। विकासशील देश प्रायः वैश्वीकरण और सीमित परिणामों का अनुभव हुआ है। विकासशील अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण को संभावित दोष में कौन सा है? तो असमान आय वितरण। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाज कृषि निर्यात पर 1991 के सुधारों के प्रभाव का सही वर्णन करता है? तो विनिमय के माध्यम से निर्यात संवर्धन को बढ़ावा दिया गया था। केंद्रीय योजना के दशक में भारत के औद्योगिक रणनीति को प्रभावित किया। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लघु उद्योगों को विशिष्ट संरक्षण और प्रोत्साहन दिया गया था? तो दूसरी योजना के अंतर्गत। उपनिवेशी आर्थिक नीतियों को भारतीय समाज में धन और आय और धन के विषम वितरण पैदा किया। निम्नलिखित में से कौन सी उपनिवेशी आय भारत में आय की असमानता का प्रमुख संकेतक है? तो असमान भूमि स्वामित्व का पैटर्न। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SJRY की शुरुआत किसने किया था? तो केंद्र सरकार ने किया था। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रमुख अवसंरचना 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक के अनुसार कौन सा घटक नहीं है? तो कौन कौन है? सीमेंट है, इस्पात है और विद्युत है। दूरसंचार नहीं होता 8 प्रमुख कोर उद्योगों में। हरित क्रांति की सफलता के लिए प्रौद्योगिक परिवर्तन महत्वपूर्ण था। भारत में HYB बीजों की सफलता किस महत्वपूर्ण उत्पाद का प्रासंगिक है? तो रासायनिक उर्वरक का। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या 1947 पर भारत के किस आर्थिक प्रणाली का प्रभुत्व था? तो औपनिवेशिक कृषि अर्थव्यवस्था का। भारत के उदारीकरण में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुआ था? तो उद्योग और सेवा। उद्योग और सेवा। स्वतंत्रता के समय भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर था? तो लगभग में 70%। 1991 के बाद सुधार आयोग मौद्रिक नीति क्रियान्वयन के लिए RBI द्वारा मुख्य रूप से किस साधन का उपयोग करता था? तो रेपो दर का। निम्नलिखित में किसने 1991 के बाद भारत के आर्थिक सुधारों में एक प्रमुख सामाजिक विकास माना जाता है? तो जीवन प्रत्याशा में सुधार। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो कौशल विकास और रोजगार के माध्यम से शहरी निर्धनता को कम करना। उच्च समृद्धि बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए अधिक आधिकारिक संरचना विकास की आवश्यकता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र समानता भारत के मुख्य कोर आधारित संरचना सेक्टर में शामिल नहीं? तो कौन कौन है? लोहा और इस्पात है, सीमेंट है और विद्युत है। पर्यटन मुख्य कोर 8 उद्योग में नहीं है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास को विशेष रूप से कहाँ बल दिया जाता था? तो ग्रामीण पूंजी निर्माण क्षेत्र में। 1947 से 51 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में असमान क्षेत्रीय विकास देखा गया। हरित क्रांति का सबसे अधिक लाभ क्षेत्र कौन सा हुआ था? तो उत्तरी भारत हुआ था। ई नाम भारत में कृषि बाजार के एकीकृत करने के उद्देश्य एक महत्वपूर्ण सुधार है। ई नाम कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? तो कृषि उपज को ऑनलाइन लाना, ऑनलाइन ट्रेडिंग फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। भारत में मानव विकास के लिए एक प्रमुख चुनौती निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो लगातार क्षेत्रीय असमानताओं को। संरचनात्मक बेरोजगारी उदाहरण की निम्नलिखित में से क्या है? तो एक कर्मचारी जो नए और विस्तृत उद्योग में कौशल की कमी के कारण नौकरी पाने में असमर्थ है। भारत के किस प्रकार की खेती छोटी जोत साधारण औजार मुख्य रूप से किसानों के उनके परिवारों के उपभोग किए जाने वाले उत्पाद में शामिल है? तो निर्वाह खेती में। भारत में रोजगार दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में से कौन सी योजना रोजगार के विकास में एक आर्थिक गलियारे पर केंद्रित है? तो वो है तुम्हारा भारतमाला परियोजना। कब शुरू हुआ था? 2017 में। ये भारत डैश में विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य है। तो 1995 से सदस्य है।
भारत में पर्यटन को किस प्रकार की गतिविधि आर्थिक गतिविधि योगदान देता है? तो इसे तृतीयक क्षेत्र का योगदान माना जाता है। आर्थिक विकास की एक प्रमुख संकेतक क्या है जो 1991 के बाद भारत में सतत सुधार को दर्शाया जाता है? तो विदेशी मुद्रा भंडार को। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उदाहरण कौन सा है? तो तुम्हारा सार्वजनिक शिक्षा, पब्लिक एजुकेशन को सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाता है। किस पहल का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना है? तो तुम्हारा मेक इन इंडिया को। कौन मेक इन इंडिया को? निम्नलिखित में से क्या तृतीयक गतिविधि का उदाहरण है? तो तुम्हारा अध्यापन एक तृतीयक गतिविधि का उदाहरण है। एचडीआई सभ्य जीवन स्तर को मापने के लिए किसका उपयोग करता है? तो पीपीपी पर $, प्रति व्यक्ति जीडीपी पे। निम्नलिखित में से कौन सी अवसंरचना कार्यक्रम भारत के शहरी विकास से संबंधित है? तो वो है तुम्हारा कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन। हरित क्रांति प्रथम चरण 1960 के दशक से मध्य 1970 के दशक तक HYB बीजों का उपयोग डैश को अधिक समृद्ध राज्यों की ओर सीमित कर दिया था। तो पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिजली का उत्पादन में सबसे बड़ा स्रोत है? तो वो है तापीय ऊर्जा का। 1947 से 51 के दौरान रोजगार पैटर्न में सीमित विविधता देखी गई। इस अवधि के दौरान किस क्षेत्र में भारत के कार्यबल का सबसे बड़े हिस्से के रूप में रोजगार प्रदान किया गया? तो कृषि का। 1991 के संकट के दौरान भारत के उदारीकरण नीति का समर्थन करने के लिए किस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का। उदारीकरण के आर्थिक गतिविधियों में सरकारी नियंत्रण को कम कर दिया। 1991 के उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या खत्म करना था? तो औद्योगिक लाइसेंसिंग और कोटा उद्योग को। प्रथम द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के अंतर्गत किस क्षेत्र में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है? तो बुनियादी और भारी और बुनियादी उद्योग को। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों तरह का स्वामित्व शामिल है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल एक विशिष्ट विशेषता क्या थी? तो प्रमुख उद्योगों का सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व। निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रधानमंत्री 1991 के LPG सुधारों की शुरुआत की सटीकता से जुड़े हुए थे? तो PV नरसिम्हा राव। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख कमी थी? तो उच्च बेरोजगारी और निर्धनता। केंद्र राज्यों के बीच राजस्व के वितरण की अनुशंसा कौन सा निकाय करता है? तो वित्त आयोग। अवसंरचना विकास में सरकारों द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देने का मुख्य कारण क्या था? तो निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता के माध्यम से दक्षता और नवाचार में सुधार करना। 1990 के दशक में के बाद वैश्वीकरण और आउटसोर्सिंग के कारण भारत के किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाई देती है? तो IT और सेवाओं में। वैश्वीकरण में भारत के आर्थिक वृद्धि कैसे प्रभावित किया है? तो इससे तेजी से विकसित करके। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना का उद्देश्य विनिर्माण को बढ़ावा देना है। कौन सा क्षेत्र PLI के अंतर्गत शामिल नहीं है? उत्पादकता आधारित प्रोत्साहन PLI योजना का उद्देश्य विनिर्माण को बढ़ावा देना है। इनमें से कौन सा क्षेत्र PLI योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो कौन कौन है? ऑटोमोबाइल है, मैन्युफैक्चरिंग है, नहीं फार्मास्यूटिकल है और इलेक्ट्रॉनिक्स है। पर्यटन नहीं आता PLI योजना के तहत। मानव विकास स्वास्थ्य, शिक्षा और आय की सुधार करके व्यक्तियों के विकल्पों के बनाने पर बल देता है। कौन सा वैश्विक संगठन मानव विकास सूचकांक HDI प्रकाशित करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत। 1991 के आर्थिक संकट के बाद भारत के वैश्वीकरण की प्रक्रिया किस संगठन का महत्वपूर्ण समर्थन था? तो IMF का था। 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण का एक प्रमुख प्रभाव क्या है? तो विदेशी कंपनियों और पूंजी प्रवेश। वित्त समायोजन ग्रामीण क्षेत्रों में आय की असमानता को कम करने में सहायता करता है। कौन सा प्लेटफॉर्म असंगठित श्रमिकों के लिए एकीकृत डिजिटल डेटाबेस प्रदान करता है? तो ई-श्रम पोर्टल। 1991 में शुरू की गई नई आर्थिक नीति सुधारों के कौन सा हिस्सा नहीं थी? तो कौन कौन है? तो निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण है। ग्रामीण अवसंरचना के विकास, कनेक्टिविटी और बाजारों और सेवाओं तक पहुंच को सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। कौन सी योजना असमृद्ध बस्तियों के सभी मौसमी सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने पर केंद्रित है? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तृतीय गतिविधियों की वृद्धि भारत के आर्थिक विकास के किस प्रकार दर्शाती है? तो बेहतर सेवाएं, शहरी विकास और बढ़ती मांग को दर्शाता है। 1991 के सुधारों के बाद भारत में प्रति व्यक्ति आय की क्या प्रवृत्ति रहती है? तो क्रमिक वृद्धि। भारत में आधिकारिक तौर पर आर्थिक उदारीकरण किस पर निर्भर करता है? तो 1991 में
भारत में कृषि और गैर बुआई मौसम के दौरान किस प्रकार की बेरोजगारी सर्वाधिक प्रचलित है? तो मौसमी बेरोजगारी। एचडीआई लंबे और स्वस्थ जीवन को कैसे मापा जाता है? तो जीवन जन्म से जीवन प्रत्याशा को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वतंत्रता के समय भारत के विदेशी व्यापार संरचना का सही वर्णन करता है? तो कच्चे माल के निर्यात और निर्यात माल में आयात से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निजी क्षेत्र का संगठन है? तो तुम्हारा टिस्को है। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोड-डॉमर मॉडल पर आधारित है? तो तुम्हारा पहली है। तीव्र औद्योगिकरण भारत के प्रारंभिक नियोजन प्रयासों की पहचान थी। किस पंचवर्षीय योजना में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की नींव रखा था? तो दूसरी योजना ने। निम्नलिखित में से कौन सा लीडर धन निष्कासन के सिद्धांत की अवधारणा से संबंधित है? तो दादा भाई नौरोजी। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पे भारत में कार्यशील जनसंख्या के सबसे बड़ा भाग किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो तुम्हारा प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत है सबसे बड़ी जनसंख्या। 1950 से 90 के दौरान भारत के मुख्य रूप से किस प्रकार की वस्तुओं का निर्यात किया जाता था? तो प्राथमिक उत्पाद। 1950 से 90 के दौरान भारत मुख्य रूप से किस प्रकार की वस्तुओं का निर्यात करते? तो प्राथमिक उत्पाद, जैसे कि प्रथम उत्पादक चीज हम लोग निर्यात करते थे, आयात करते थे, निर्यात किया जाता था, निर्यात प्रथम प्राथमिक चीजों को। 1991 के आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिर करना। 1991 के सुधारों ने विनिवेश शब्द का अर्थ क्या दिया? तो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सरकार के शेयर की बिक्री। 1947 की स्वतंत्रता के बाद भारत की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो कम उत्पादकता के साथ प्रमुख रूप से कृषि भूमि का विकास करना। 1947 से 51 के बीच भारत में जीडीपी की सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र पर था? तो कृषि पर था। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बैंकिंग, संचार, परिवहन शामिल है? तो तुम्हारा तृतीय क्षेत्र में शामिल है। उच्च उपज वाले बीजों का राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन फॉर हाई यील्डिंग सीड का उद्देश्य क्या था? तो उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन को बढ़ाना, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों को बढ़ाना। सरकार ने वित्त समावेशन को बढ़ावा देने के प्रयास के लिए 2014 में किस योजना का उद्देश्य भारत में यूनिवर्सल बैंकिंग पहुंच प्रदान करना था? तो जनधन योजना। 1990 के दशक में भारत के नीतियों के 3 भाग्य आर्थिक रणनीतियां परिभाषित किया था। तो वह उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण के बाद भारत कृषि ऋण की उल्लेखनीय वृद्धि हुई, हालांकि वितरण असमान बना रहा। भारत में ग्रामीण ऋण के लिए कौन सी संस्था सर्वोच्च निकाय है? तो वो है तुम्हारा नाबार्ड है। वैश्वीकरण के लिए भारत में निर्यात किस प्रकार की सहायता की जाती है? तो अन्य देशों के निर्यात बढ़ा के। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरी का रोजगार को कानूनी आश्वासन प्रदान करता है। मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण परिवार प्रति वर्ष कितने दिन के गारंटीकृत मजदूरी प्रदान का हकदार है? तो वो है 100 दिन की मजदूरी का हकदार है। तृतीय गतिविधि के रूप में डैश को भी जाना जाता है? तो तुम्हारा सेवा क्षेत्र को। निम्नलिखित में से तृतीय गतिविधि के रूप में सेवा क्षेत्र को जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्वीकरण और मुफ्त व्यापार को सपोर्ट करता है? तो WTO। पर्यटन को तृतीय गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत किया गया। इनमें से कौन सा शामिल है? तो लोगों की सेवाएं प्रदान करना। लोहा और इस्पात उद्योग के आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये उन अन्य उद्योगों के एक विस्तृत श्रृंखला के लिए आवश्यक कच्चा माल, मशीनरी और टूल प्रदान करता है। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष कितने दिन का रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है? तो 100 दिन का। निम्नलिखित में से कौन सी योजना सभी मौसमों के अनुकूल सड़कों के माध्यम से ग्रामीण कनेक्टिविटी प्रदान करने पर केंद्रित है? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 2017 से लागू है। निजीकरण का उद्देश्य सार्वजनिक उद्योगों में डैश को उच्चतम बनाना है। तो परिचालन दक्षता और प्रतिबद्धता। वैश्वीकरण में भारतीय उद्योग कैसे प्रभावित कर रहा है? तो अधिक प्रतिस्पर्धा और आधुनिक तकनीक को देकर। 1991 के सुधारों के बाद रोजगार के अवसर में क्या हुआ है? तो विशेष रूप से निजी और सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुआ है। स्वतंत्रता से पहले भारत की राष्ट्रीय आय किस क्षेत्र का प्रभुत्व था? तो कृषि का प्रभुत्व था। भारत में हरित क्रांति का अग्रणी लाभार्थी कौन सा राज्य बना है? तो पंजाब बना है। रेलवे की तुलना पर सड़क परिवहन का मुख्य लाभ क्या है? तो डोर टू डोर सर्विस। निम्नलिखित में से कौन भारत में 1991 के बाद आर्थिक सुधारों के संदर्भ में वैश्वीकरण सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के व्यापार में आर्थिक वृद्धि के साथ एकीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक किसी देश में मानव विकास को मापने के लिए जीवन प्रतिशत, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय को संयोजित करता है? तो मानव विकास सूचकांक HDI। सामान्य स्थिति में माप की स्थिति कैसे बेरोजगार को माना जाता है? जो व्यक्ति कार्य नहीं कर पा रहे लेकिन लंबे समय तक कार्य की तलाश कर रहे हैं।
भारतीय आर्थिक संदर्भ में निजीकरण का अर्थ क्या है? तो सरकारी कंपनियों को निजी व्यक्तियों को बेचना। अब अर्थव्यवस्था के संबंध में दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या है? तो भारी औद्योगिकीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम रूप से यह व्याख्या करता है कि भारतीय राज्यों में वयस्क साक्षरता काफी भिन्न क्यों है? क्योंकि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक असमानता के कारण। हरित क्रांति औद्योगिकीकरण के प्रसार में भारत की डैश आत्मनिर्भरता हासिल करने में सक्षम बनाया है? तो खाद्यान्न ने। स्वतंत्रता के समय भारत के राष्ट्रीय उद्यान किस क्षेत्र में योगदान सर्वाधिक है? तो कृषि का। IRDP राष्ट्रीय एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो ग्रामीण परिवारों को स्वरोजगार के लिए परिसंपत्ति या कौशल हासिल करने में सहायता करना। लंबी दूरी तक भारी और स्थूल वस्तुओं के परिवहन के लिए परिवहन का कौन सा साधन सबसे उपयुक्त है? तो रेल मार्ग है। 1947 में स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत के सकल घरेलू उत्पाद किस क्षेत्र का योगदान है? तो कृषि का है। TRYSME ग्रामीण युवाओं के रोजगार के लिए परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बेरोजगारी से निपटने के लिए ग्रामीण युवाओं के कौशल को उन्नत करना। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मौसमी बेरोजगारी असामान्य है। भारत के किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी सर्वाधिक होती है? तो कृषि क्षेत्र में। 1947 में भारतीय अर्थव्यवस्था में घोर गरीबी से ग्रस्त था। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के प्रभुत्व था? तो कृषि क्षेत्र पर। स्वतंत्रता के बाद भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए योजनाबद्ध दृष्टिकोण अपनाया। प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत किस क्षेत्र में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो कृषि को। आर्थिक दृष्टि से वैश्वीकरण का मुख्य अर्थ क्या होता है? तो विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ना। 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो कृषि को अत्यधिक निर्भरता और निम्न उत्पादकता। वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्व के साथ एकीकृत करना। भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से किन फसलों के उत्पादन हुई है? तो तुम्हारा गेहूं और चावल का। किस अर्थव्यवस्था में आधिकारिक संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिक कार्य क्या है? तो औद्योगिक और आर्थिक कार्य पद्धति। संपूर्ण रोजगार योजना SYSJRY का मुख्य फोकस क्षेत्र क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्र है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 का मुख्य फोकस क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कृषि और सिंचाई। स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्यतः डैश थी? तो तुम्हारा कृषि पर निर्भर थी। स्वतंत्रता से पहले किस क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी आबादी नियोजित की गई थी? तो कृषि की आबादी। राजकोषीय सुधारों के अंतर्गत भारत के कई अप्रत्यक्ष करों को परिवर्तित करने के लिए जुलाई 2017 में कौन सा लागू किया गया था? तो GST। भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 का मुख्य फोकस क्या है? तो कृषि का विकास। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को LPG कनेक्शन उपलब्ध कराना। चलिए यहाँ तक हम लोग का इकोनॉमी खत्म हो गया। जल्दी मिलते हैं हम लोग आगे के सेगमेंट के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।